दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और कलयुग का धर्मराज। ये जासूसी, कॉमेडी और एक्शन को होती है कुर्कबांड की, आपको पता ही हो। तो पढ़ते हैं इसको। एक दिन कुर्कबांड और मोटू एक केस की छानबीन के सिलसिले में अपने शहर से बाहर चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। लगातार सफर करते हुए 3 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं। बांड भैया, पीछे बैठे बैठे तो मेरी कमर का कमरा बन चुका है। अब तो शरीर के साथ साथ सिर भी बुरी तरह से दुखने लगा है। ऊपर से जबरदस्त भूख, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। आखिर कितनी दूर है तुम्हारा चित्तौड़गढ़? बस 3 घंटे का रास्ता और है। क्या? अबे बे संभल कर बैठ, वरना पहले तुझे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। बस बांड भैया, गाड़ी यहीं रोक दो अब इसी वक्त। लेकिन भाई क्यों? इसलिए कि अब मैं तुम्हारे साथ एक फुट भी आगे नहीं जाना चाहता। तुम मुझे यहीं उतार दो। इस सुनसान में? हाँ, मैं यहीं उतरूंगा। कुर्कबांड ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। ची, चलो नीचे उतर जाओ। मोटू फुर्ती से नीचे उतर गया। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, यहाँ आसपास न कोई ठहरने की जगह है और न ही खाने पीने का कोई होटल। तुम और किसी तरह मरो या ना मरो, लेकिन भूखे जरूर मर जाओगे। हैं? ओके, टाटा। अरे अरे ठहरो, मुझे भी साथ ले चलो। मुझे भूखा नहीं मरना, हरगिज नहीं मरना। ही, आ गई अकल मोटू को। बांड ने गाड़ी तो नहीं रोकी, लेकिन स्पीड उसने जानबूझकर धीमी की हुई थी। लिहाजा मोटू बंदर की तरह उछाल मारकर पिछली सीट पर पहुंच गया। क्यों, क्या हुआ मोटू भाई? मेरे साथ फिर क्यों चल दिए? हफ, वो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आसपास कोई होटल नहीं है? देखो बांड भैया, मुझे हर तरह से मरना मंजूर है, लेकिन भूखा मरना नहीं। अल्लाह ताला ने जब मुझे इतना खूबसूरत पेट दिया है, तो इसे मैं हर हालत में भरकर ही मरूंगा। हा। चलो प्यारे मोटू, जब तुम्हें इतने जोरों से भूख लगी है, तो पहले मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल में खाना ही खिलाता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन ये अच्छा सा होटल है कितनी दूर बांड भैया? बस 1 किलोमीटर पर। मोटू ने आकाश की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। वाह मेरे बांड भैया, कितने अच्छे हैं। हे ऊपर वाले, तू सदा इन्हें सदा खुश रखना। तभी आकाश में एक विशेष स्थान पर चील गिद्धों को मंडराते देख वह चौंका। है चील और गिद्ध इतनी अधिक तादाद में? क्यों, क्या हुआ? बांड भैया, वह उस तरफ देखो, वहां कितनी चीले और गिद्धे हैं। लगता है वहां उनके खाने की कोई सामग्री है, शायद गोश्त। परंतु वह गोश्त किसका हो सकता है? अबे होगा किसी चील कौवे का, तुझे क्या? बांड भैया, कुत्ते, बिल्ली और चील कौवे व गिद्ध कम से कम अपनी बिरादरी का गोश्त नहीं खाते। ध्यान से देखो, उधर नीचे कुत्ते भी किसी का मांस नोच रहे हैं, या तब कोई और जानवर होगा। तभी मोटू सी झुंड से एक कुत्ते को अपनी तरफ दौड़कर आते देख बुरी तरह चीख उठा। बांड भैया, मोटरसाइकिल रोको। ओफो, अब क्या हुआ? बांड ने मोटरसाइकिल रोक दी। बांड भैया, वो देखो, उस कुत्ते के मुंह में क्या दबा है? बांड ने गौर से कुत्ते के मुंह में दबी वस्तु को देखा और है हाथ। उस कुत्ते के मुंह में वास्तव में किसी मनुष्य का हाथ दबा हुआ था। लगता है वहां कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मुर्दा वहां इस तरह खुले में क्यों पड़ा हुआ है, यह भी एक सवाल है। बॉन्ड मन ही मन मोटू की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कितनी दूर की बात सोची थी मोटू ने। बॉन्ड ने तुरंत मोटरसाइकिल रुख उसी तरफ कर दिया जिधर गिद्ध व चिल मंडरा रही थी और कुत्तों का झुंड एकत्रित था। मोटू, तुम इतने समझदार कब से हो गए? तब से भैया, जब से तुम मनमोजी को मुझे ज्यादा समझदार समझने लगे हो। शीघ्र वे उस स्थान पर पहुंच गए। और यहाँ तो वास्तव में एक नुची खुची लाश पड़ी है, लेकिन यह लाश किसकी हो सकती है? लाश किसकी है और यहाँ क्यों पड़ी है, इस विषय में बाद में सोचेंगे। पहले तुम उतरकर इन कुत्तों व चील गिद्धों को भगाओ। मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर कुत्तों और गिद्धों को भगाने लगा, जबकि बांड लाश के नजदीक पहुंचकर गौर से लाश को देख रहा था। तभी वह चौंका। अरे, यदि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है, तो यह लाश हमारे शहर के कुख्यात बदमाश कालू की है, जो काफी समय से जेल से फरार था। तुम यह क्या बुदबुदा रहे थे बांड भैया? मोटू, जरा गौर से देखो, ये हमारे शहर का कालू बदमाश तो नहीं है? हाँ भैया, वही है, लेकिन को मारो गोली और फौरन पुलिस को फोन करो। अच्छा होगा कि तुम अंकल पटाका सिंह को फोन कर दो, बाकी यहाँ की पुलिस से संपर्क वहीं कर लेंगे। परंतु बांड भैया, यहाँ इस वीराने में टेलीफोन कहाँ होगा?
गाड़ी ले जाओ और आसपास कहीं से भी फोन कर दो। ठीक है। मोटू मोटरसाइकिल स्टार्ट कर फोन करने चल पड़ा और बांड ने जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। लाश से जितनी तेज दुर्गंध निकल रही है उससे तो ये लगता है कि कम से कम 2-3 दिन से यह लाश यहीं पड़ी सड़ रही है। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि कालू दादा ने मरने के लिए यही जगह क्यों चुनी जहाँ चील कौवे और कुत्ते उसके मांस को नोचे। लेकिन नहीं, कालू दादा जैसा आदमी आत्महत्या करने के लिए ऐसा वीरान स्थान कदापि नहीं चुन सकता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने इसकी हत्या करके इसकी लाश यहाँ फेंकी है ताकि इसके मांस को चील कौवे अच्छी तरह खा सके। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि इसकी हत्या किसने की और क्यों की। कि यह बदमाशों की वापसी रंजिश का परिणाम तो नहीं। शिगरी मोटू वापस लौट आया। इस जैसे बदमाश को मारकर किसी का क्या उद्देश्य सफल हो सकता है। बांड भैया, मैंने फोन कर दिया है, अंकल पटाका सिंह खुद आ रहे हैं। यह ठीक रहा। मोटू के आने के 15 मिनट बाद ही वहां लोकल पुलिस फोर्स पहुंच गई। मैं चित्तनगर का इंस्पेक्टर शर्मा हूँ। यह इलाका मेरी अंडर में आता है। मुझे कुछ देर पहले इंस्पेक्टर पटाका सिंह से इस लाश के बारे में फोन मिला था। आप में से मिस्टर कुर्कबांड कौन है? जी, मुझे कुर्कबांड कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने आपके बारे में मुझे बता दिया है। वैसे भी अखबारों में मैंने आपके काफी कारनामे पढ़े हैं। जी धन्यवाद। आपने लाश को छुआ तो नहीं? जरूर छू लेता यदि इसमें से दुर्गंध न निकल रही होती या यह मेरा क्लाइंट होता। फिलहाल अब आप ही इसकी तलाशी लीजिए। हो सकता है जेब से कोई ऐसा सूत्र हाथ लग जाए जिससे यह मालूम हो सके कि इसने आत्महत्या की है या किसी ने इसकी हत्या की है। इस जैसे बदमाश आत्महत्या नहीं करते मिस्टर कुर्बान, बल्कि आपसी दुश्मनी में ही इनकी हत्या होती है। वो लगता है आप कालू बदमाश से अच्छी तरह परिचित हैं। हाँ, यह हिस्ट्री शीटर रहा है। पहले मैं आपके शहर के एक पुलिस स्टेशन में कार्यरत था और यह उस इलाके का माना हुआ बदमाश था, इसलिए मैं इसके एक कारनामा से वाकिफ हूँ। फिर इंस्पेक्टर शर्मा के आदेश पर एक सिपाही लाश के कपड़ों की तलाशी लेने लगा। सिगरी साहब, इसकी जेब से सिर्फ एक टाइप किया हुआ कागज ही निकला है। ओह लाओ। इंस्पेक्टर शर्मा ने कागज लेकर पढ़ा। इस मुर्दे का नाम कालू है, पता है C420, जोरापुर रामगढ़, और काम है बदमाशी करना, गरीब व बेसहाय लोगों को चाकू या रिवॉल्वर से धमकाना तथा लूटपाट करना। अतः मैं इसके तमाम गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस रिकॉर्ड के अतिरिक्त सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता कलयुग का धर्मराज है। कलयुग का धर्मराज, यह कौन सी बला पैदा हो गई? भला जो कोई भी अंकल, लेकिन अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि कालू दादा का मर्डर हुआ है। वह तो मैं पहले ही कह रहा था, परंतु सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह कलयुग का धर्मराज कौन है। यह सोचना तो आपका काम अंकल। अब मैं इजाजत दीजिए। अरे क्या तुम इंस्पेक्टर पटाखा से नहीं मिलोगे? बस वे आने ही वाले होंगे। उनसे कह दीजिएगा कि हम उनसे पुलिस स्टेशन में ही मिल लेंगे। फिर बांड मोटू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। अजीब आदमी है। बांड भैया, यह तुम अचानक वहां से क्यों खिसक लिए? अबे बदबू के मारे दिमाग फटा जा रहा था। खिसकता नहीं तो और क्या करता। वैसे प्यारे मोटू, तुम्हारा उस कलयुग के धर्मराज के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो वह कोई नया सिरफिरा मालूम पड़ता है जिसे कानून से टकराने का नया नया शौक पैदा हुआ लगता है। बात तो तुम्हारी किसी हद तक मुझे ठीक लगती है, परंतु जिस ढंग से उस हत्यारे ने पत्र लिखा है उससे लगता है कि वह कोई पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, परंतु साथ साथ किसी मुसीबत का मारा भी है। वरना कानून को हाथ में लेकर वह कानून से टकराने का साहस कदापि नहीं करता। बांड भैया, तुम्हें तो मामूली से मामूली कत्ल में भी कोई गुड बात छिपी नजर आती है। प्यारे मोटू, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि मैं आंख कान के साथ साथ नाक भी हमेशा खुली रखता हूँ, इसलिए मुझे खतरे की बू अभी से आने लगी है। मोटू मुंह बिचकाकर रह गया। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर बांड ने अपना काम निपटाया, फिर वापस अपने शहर लौट पड़ा। अगले दिन सुबह जब वे अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे, अरे वह सामने भीड़ कैसी!
शायद कोई एक्सीडेंट हुआ लगता है। सड़क जाम थी इसलिए बॉन्ड को मजबूरन मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी। तुम यहीं रुको, मैं माजरा देख कर आता हूँ। यदि भीड़ के जल्दी से मार्ग से हटने की संभावना नहीं हुई तो वापस लौटकर किसी और रास्ते से ऑफिस चलेंगे। ठीक है। फिर बॉन्ड भीड़ की ओर बढ़ने को वाही था कि तभी पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां आ पहुंची। चलो चलो, भीड़ जल्दी सड़क छोड़ देगी। वहां पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने भीड़ को हटाना आरंभ कर दिया। और जैसे भीड़ सड़क से हटी है लाश, लेकिन यहाँ के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि यह किसी वाहन की चपेट में नहीं आया है। फिर अगले पल इंस्पेक्टर जगदीश छानबीन कर रहे हैं। चलकर उन्हीं से बातचीत करता हूँ। हेलो अंकल। अरे तुम ओ भाई, तुम यहाँ कैसे? कहीं तुम्हें इस हत्या की खबर पाकर तो यहाँ नहीं आए हैं? हत्या? क्यों, तुम चौंके क्यों? हत्या की बात सुनकर भला कौन नहीं चौंकेगा अंकल। कौन है यह शख्स, कुछ पता चला? हाँ, यह सेठ मुरलीधर का शव है। क्या, सेठ मुरलीधर? क्यों, तुम इन्हें पहचानते हो? हाँ, इन्हें भला कौन नहीं जाने अंकल। यह तो शहर की मशहूर हस्ती है, करोड़पति सेठ मुरलीधर। इस शहर में सैकड़ों छोटे बड़े मकान होंगे इनके, परंतु इनका कत्ल भला इन जैसे नेक शरीफ और दानी महात्मा पुरुष की कौन हत्या कर सकता है? यह भला मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, सिपाही तलाशी ले रहा है। हो सकता है उसके वस्त्रों में से कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जिससे हत्या के बारे में कोई सुराग में लग जाए। परंतु तुमने यह नहीं बताया कि यह सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे आ गए? ऑफिस जा रहा था कि भीड़ देखकर मजबूरन रुकना पड़ा। ओह, तभी। सर, इस लाश की जेब से सिर्फ यह टाइप किया हुआ पत्र मिला है। ओह। इंस्पेक्टर जगदीश ने वह पत्र लेकर पढ़ा। लाश का नाम सेठ मुरलीधर, पता J23 साउथ एवेन्यू। काम पैसों के दम पर मासूम अबलाओं की इज्जत लूटना, गुंडों के दम पर गरीबी का खून चूसना और रात को दूसरों के घर डाके डालना। मैं सफेद को शैतान के तमाम गुनाह को मद्देनजर रखते हुए, जो शायद पुलिस रिकॉर्ड में न हो, इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। क्या, कलयुग का धर्मराज? हाँ, परंतु तुम चौंके क्यों? तब बांड ने उसे कालू दादा की हत्या के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर इसका मतलब तो यह हुआ कि ये दोनों खून एक ही व्यक्ति ने किए हैं और पूरी प्लानिंग और सोच समझकर किए हैं। बिल्कुल। और मुझे यह आदमी अब यमदूत से भी ज्यादा डेंजरस लगने लगा है। आखिर कौन हो सकता है यह कलयुग का धर्मराज? यह सोचना, उसे ढूंढकर कानून के शिकंजे में कसना आपका काम अंकल। मैं तो चला। और बॉन्ड बिना इंस्पेक्टर जगदीश से आज्ञा लिए लंबे लंबे डग भरता हुआ मोटू के पास पहुंच गया। बॉन्ड भैया, मैंने लोगों से पता किया कि वह लाश सेठ मुरलीधर की है और किसी ने उसका कत्ल किया है। तुम्हें ठीक ही पता लगा है, कहकर बॉन्ड ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मोटू के पीछे बैठने पर उसने मोटरसाइकिल बैक करके एक दूसरी सड़क पर डाल दी। बॉन्ड भैया, कुछ पता चला कि सेठ मुरलीधर जैसे नेक और शरीफ इंसान का खून किस शैतान ने किया है? हाँ, और उस खूनी का नाम है कलयुग का धर्मराज। क्या? हाय, मर गया दब। ओ, यह तो गया काम से। बॉन्ड ने तुरंत मोटरसाइकिलों को ब्रेक लगाए और उतरकर मोटू के पास पहुंचा। हाय हाय, टूट गई। अबे, कुछ सही सलामत भी है या सारी की सारी टूट गई? बॉन्ड भैया, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। चल, फिर तो गनीमत है। मैं तो समझा था कि तेरी गर्दन की ही हड्डी टूट गई है। बॉन्ड ने किसी तरह पकड़ धकड़ कर मोटू को मोटरसाइकिल पर बिठाया और वहां से चल पड़ा। अब कहाँ चल रहे हो बॉन्ड भैया? घर चलो तो अच्छा होगा, मुझे बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। घर ही चल रहा हूँ बेटे। अब जब मुहूर्त ही खराब हो गया है तो तुझ बोरे को ऑफिस ले जाकर क्या करूंगा? 2 दिन में 2 हत्याएं कर चुका कलयुग का धर्मराज। आखिर कौन है वह, क्या चाहता है और यह हत्याएं क्यों कर रहा है? यह धर्मराज का बच्चा लगता है इस शहर में कोई नया ही बबाल पैदा करके रहेगा, वरना इसका नाम दूसरी बार सुनते ही मेरी कमर का कमरा न बन जाता। दूसरे दिन श्यामनगर की पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन मिला। इंस्पेक्टर साहब, बेला रोड के मैदान में किसी की लाश पड़ी है। आप कौन बोल रहे हैं और आपका नाम और पता? परंतु दूसरी ओर से संपर्क काट दिया गया। कुछ ही देर बाद पुलिस बेला रोड के वीरान मैदान में जा पहुंची। वहां वास्तव में एक लाश पड़ी हुई थी।
लाश की तलाशी लेने पर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, नाम डॉक्टर मिश्रा, पता जितेश गौतम चौक, काम गैर कानूनी ढंग से कुंवारी लड़कियों का गर्भ गिराना तथा बाद में उन लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें अपने और अपनी मित्रों की हवस का शिकार बनाना। मैं इसके संगीन गुनाहों को देखते हुए इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। ओ माय गॉड, कलयुग के धर्मराज द्वारा एक और खून। उसी रात पुलिस की कचहरी रोड पर एक और लाश मिली। भीड़ को परे हटाओ और इसकी तलाशी लो। जी साहब। तलाशी लेने पर उस लाश के पास से भी धर्मराज को एक पत्र बरामद हुआ। नाम श्रीधर, पता 4/12 बैरकपुर ठिंगानगर, काम नकली दवाई बेचना और दवाओं के नाम पर स्कूल कॉलेज के छात्रों को नशीले इंजेक्शन व ड्रग्स बेचना। मैं इसके संगीन जुर्मों को देखते हुए इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। उफ, कलयुग के धर्मराज द्वारा एक और खून। आखिर कौन है सिरफिरा कातिल और वह यह कत्ल क्यों कर रहा है? दूसरे दिन दोपहर की एक टैक्सी में पुलिस को एक लाश मिली। उस लाश के पास से भी धर्मराज का एक पत्र बरामद हुआ। नाम सुदर्शन राज, पता जनकपुरी, पैसे से वकील। हकीकत में एक शैतान जो खूनी चोर लुटेरों की ही पैरवी करता है और कानून की बंद आंखों में झूल जोकर उन्हें बचाता है। अपने कानून के मुताबिक मैं इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। हे भगवान, कलयुग का धर्मराज। लाशों का मिलना रोज जारी रहा और साथ ही उनके पास से कलयुग के धर्मराज का पत्र भी। सब तलाशी में से भी यही पत्र मिला है। पढ़ो इसे। नाम RS साय, पता चिदम्बरपुर, पेशे से जज, किंतु ईमान और कर्म से बेईमान और चोर। यह शख्स पैसों के बदले कुछ भी कर सकता था। अपनी माँ, बहन, देश व ईमान, धर्म सब कुछ बेच सकता था, यहाँ तक कि अपने आप को भी। यही कारण था कि प्राय शैतान किस्म के लोग इसकी अदालत से साफ बरी हो जाते थे। इसके भयंकर गुनाह को देखते हुए मैं इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। माय गॉड, यह धर्मराज है या यमराज? शुरू में तक कई दिन तक 4 से लेकर 10-10 लाशें तक शहर के विभिन्न इलाकों से पुलिस को मिलती और ये सभी लाशें शहर के किसी न किसी सबरांत कहे जाने वाले व्यक्ति की होती थी। फिर पुलिस की लाशों के साथ साथ ऐसे बेहोश व्यक्ति भी विभिन्न स्थानों पर पड़े मिलने लगे जिनके हाथ पैर कटे होते और उनके पास से भी धर्मराज का पत्र प्राप्त होता। मौत की सजा इसलिए नहीं दे रहा कि तुम सिर्फ एक चोर हो, सुधर जाओ वरना अगली बार मौत की सजा मिलेगी। कलयुग का धर्मराज। एक अन्य व्यक्ति, आंखें निकाल रहा हूं ताकि फिर किसी माँ बहन पर बुरी नजर न डाल सको। कलयुग का धर्मराज। एक अन्य व्यक्ति के पास से इस तरह का पत्र बरामद हुआ। हाय हाय, पैर काट रहा हूं ताकि फिर किसी लड़की की असमत न लूट सको। कलयुग का धर्मराज। इसी तरह की वारदातें रोज होने लगी। लाशों और अनकटे लोगों के रोज रोज मिलने से पूरे शहर की पुलिस पूरी तरह परेशान हो उठी। कलयुग का धर्मराज, कलयुग का धर्मराज। अफसोस कि आप लोग अभी तक यह भी नहीं जान सके कि यह खूनी वास्तव में कोई पुरुष है अथवा स्त्री। आखिर कौन है यह खूनी? मैं शीघ्र से शीघ्र इसे अरेस्ट हुआ देखना चाहता हूं। अखबार वाले अलग से शहर में हंगामा मचाए हुए थे। आज की ताजा खबर, शहर का कुख्यात गुंडा जाबिर कलयुग के धर्मराज द्वारा मारा गया। आज की ताजा खबर, कलयुग के धर्मराज ने औरतों के व्यापारियों की आंखें निकाल ली। धीरे धीरे कलयुग के धर्मराज की यह दहशत चोर, लुटेरों, बदमाशों, खूनियों, सफेद पोश शैतानों व स्मगलरों के साथ साथ समाज में छिपे न दुष्ट भेड़ियों में भी फैलने लगी। आज की ताजा खबर, शहर के बदमाश व जराइम पेशा लोग तेजी से शहर छोड़कर भाग रहे हैं। आज की ताजा खबर, धर्मराज की व्यापारी वर्ग को कठोर चेतावनी, आज्ञा का पालन न करने वालों को मौत की सजा है। क्या? धर्मराज की चेतावनी, महंगी चीजें बेचने वालों तथा मिलावट करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। क्या? हे राम, हाय अब क्या होगा? और एक दिन, वाह वाह क्या खबर छपी है। पब्लिक हैरान है, हैरान तो पुलिस परेशान।
लेकिन कोई अभी तक यह नहीं जान पाया कि धर्मराज शैतान है या भगवान। वाह, क्या तुकबंदी जोड़ी है अखबार वालों ने भी। अबे गधे, यह तुकबंदी नहीं है बल्कि हकीकत है। धर्मराज असल में क्या है यह कोई भी नहीं जान पाया है, मैं भी, यानी इस देश का क्या दुनिया का माना हुआ जासूस कुर्कबांड भी नहीं। जहाँ धर्मराज के कार्यों से इस समय जनता में बहुत ही अमन व सुख चैन बना हुआ है, वहीं जराइम पेशा के लोग और उल्टा सीधा काम करने वालों को बुखार चढ़ा हुआ है। पुलिस वाले भी कलयुग के धर्मराज को न्याय पकड़ पाने के कारण परेशान है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर से लेकर नीचे तक पिलाई हो रही है, यानी कि आजकल इसीलिए फूफा जी अधिक परेशान है। अबे यह भी कोई पूछने की बात है, देखा नहीं आजकल उनकी उनकी मूछों के बल किस प्रकार ढीले पड़े हुए हैं। बांड भैया सच पूछो तो आजकल मुझे उनकी मूछों, चाल और जबान के साथ साथ उनकी पैंट भी ढीली और गीली नजर आती है। क्या कहा? वो मेरा मतलब है वो, अबे मैं करना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा, हमें इसी समय चलकर पटाखा अंकल से मिलना है। वो क्यों बांड भैया? अबे सारी रामायण पढ़ दी और अब भी तू पूछ रहा कि सीता किसका बाप था। अबे बैंगन के भुट्टे, कलयुग के धर्मराज के कारण दूसरों के साथ साथ पटाखा अंकल की भी आजकल बोलती बंद हो रही है। शायद इसलिए उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है। दोनों उठकर भीतर की ओर चल पड़े। इंस्पेक्टर धमाका सिंह वास्तव में धर्मराज के कारण बहुत परेशान था। यही कारण था कि आजकल घर में कलह रहती थी। बॉन्ड की माँ और उसमें हर समय किसी न किसी बात पर तू मैं होती रहती थी। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, मेरी खोपड़ी और खराब न करो। अजय मैं कहता हूँ अब मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना यदि मुझे कहीं धर्म भाई मिल गया तो उसे कहकर मैं तुम्हारा सारा दिमाग ठीक करवा दूंगी। क्या? वे लोग अपना काम कर रहे हैं, जाओ तुम भी अपना काम फटाफट निपटा लो। कुछ देर बाद कुर्कबैंड की अनोखी फटफटिया स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर उड़ी जा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद, गुड मॉर्निंग अंकल। अरे तुम? अरे भाई आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं अंकल, कोई खास बात है क्या? लगता है तुम भी मेरी हंसी उड़ाने पर तुले हुए हो। ओह, ऐसी बात नहीं अंकल, ऐसे मैं समझ गया कि आपकी परेशानी का कारण कौन है। जरूर वह कलयुग का धर्मराज ही होगा। मैंने ठीक कहा ना अंकल? बिल्कुल। समझ में नहीं आता कि मैं इस धर्मराज को शैतान कहूं या भगवान। एक तरफ जहाँ जनता उसकी कारगुजारी से खुश है और उसे दुआएं दे रही है, वहीं दूसरी ओर गलत किस्म के लोग उससे बुरी तरह भयभीत हैं और उसे कोस रहे हैं। और इन दोनों वर्गों के बीच हम लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। बड़े बड़े लोगों यानी सेठ साहूकारों, नेताओं और पुलिस के अधिकारियों आदि सभी को अपनी जानें खतरे में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कलयुग के धर्मराज ने इन सबको मौत के घाट उतारने की धमकी दी हुई है। अतः वे हमें बार बार कानून और व्यवस्था की दुआई दे देकर अपने प्राण बचाने की गुहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के कर्णधार और हमारे ऑफिसर धर्मराज के न पकड़े जाने पर हमें रोज फटकार लगा रहे हैं। हम जैसे सभी छोटे ऑफिसर परेशान हैं। खासतौर पर मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस स्थिति में क्या करूँ और क्या नहीं। मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ अंकल, लेकिन इतने दिनों से मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस अजीबोगरीब इंसान धर्मराज के बारे में कुछ नहीं जान पाया हूँ। बॉन्ड बेटे, कुछ भी करो, मेरी मदद अवश्य करो। यदि वह खूनी जल्दी नहीं पकड़ा गया तो मुझे पुलिस की नौकरी से रिजाइन करना पड़ जाएगा। और यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? है अंकल, मैंने ऐसे ही, लेकिन वह नेक इंसान धर्मराज तो दुष्टों, पापी और भ्रष्ट लोगों को सजा देकर एक प्रकार से कानून यानी आपकी मदद ही कर रहा है। और देखिए आम जनता भी उससे खुश है। यानी जो काम आज तक आप और आपका अंधा कानून नहीं कर सका, वह कुछ ही दिनों में उस महान इंसान ने कर दिखाया है। ही। मजाक मत करो बॉन्ड, और कुछ ऐसा उपाय करो कि वह धर्मराज हमारी गिरफ्त में आ जाए, तभी मेरी और मेरे जैसे पुलिस कर्मियों की जान बच सकती है। हाँ बॉन्ड भैया, अंकल को परेशानी से बचाने के लिए ऐसा कोई उपाय खोज ही निकालो। ऐसा उपाय? तभी इंस्पेक्टर साहब, मालिक हमें बचा लीजिए।
अन्नदाता माई बाप हमें बचा लीजिए। हैं, अरे वो यह क्या मुसीबत आ गई, हमें बचा लीजिए माई बाप, हमारी जान बचा लीजिए, वरना वह कलयुगी यमराज हमारी जान ले लेगा। अरे मगर वाकया हुजूर माई बाप, हम सब चोर उचक्के बदमाश स्मगलर और जराइम पैसे वाले हैं, और उस खुदा के भाई धर्मराज ने हमें पत्र लिखकर धमकी दी है। हम सब अपनी आंखें हाथ पैर अपने आप फोड़कर या काट कर अपने आप को सजा दे ले, वरना वह हम सबको मौत के घाट उतार देगा। क्या, कहाँ है वे पत्थर? तुरंत सभी ने अपनी अपनी जेबों से धमकी भरे पत्थर निकालकर इंस्पेक्टर पटाका सिंह की मेज पर रख दिए। हमें बचा लीजिए हुजूर। कलयुग का धर्मराज वास्तव में कौन था? क्या कुर्बान धर्मराज को पकड़ सका? बदमाश गुंडे लोगों को का कत्ल करके क्या वह वास्तव में जनता की सेवा कर रहा था, या इसके पीछे उसका कोई और उद्देश्य था? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है कुर्बान और मौत का फरिश्ता। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इस अगले पार्ट में कुर्बान और मौत का फरिश्ता में।